नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कैंपा यानी CAMPA फंड के दुरुपयोग पर जवाब मांगा। RBI ने आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए बैंकों में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लिक्विडिटी बढ़ाने की घोषणा की। नीति आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका को उजागर किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कैंपा यानी CAMPA फंड के दुरुपयोग पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कैंपा फंड के दुरुपयोग के आरोपों पर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। दरअसल CAG रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगे हैं कि वन विभाग ने प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण कोष यानी कैंपा फंड का दुरुपयोग किया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिपूरक वन रोपण क्या है। अगर किसी वन भूमि का गैर वन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके ही समान भू क्षेत्र पर वन रोपण का प्रयास करना अनिवार्य है। गैर वन्य उद्देश्यों में औद्योगिक या अवसंरचना का विकास करना आदि शामिल है। प्रतिपूरक वन रोपण में गैर वन भूमि या निम्नलिखित वन भूमि की पहचान करना, फंड की व्यवस्था करना, फंड का उपयोग करना और निगरानी तंत्र शामिल होता है। चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर। तो इनमें सबसे पहले आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके तहत जब भी वन भूमि का गैर वन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना हो तो समान मात्रा में गैर वन भू क्षेत्र पर प्रतिपूरक वन रोपण और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वन रोपण निधि की स्थापना, प्रबंधन एवं उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि ये निधियां व्यक्तिगत नहीं होती हैं और इन पर ब्याज मिलता है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि भारत के लोक लेखा के अधीन होती है। प्रतिपूरक वन रोपण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय कैंपा एवं राज्य कैंपा के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रतिपूरक शुल्क को राष्ट्रीय एवं राज्य निधियों में 10:90 के अनुपात में बांटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। RBI ने आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए बैंकों में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लिक्विडिटी बढ़ाने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI यह कार्य ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 2 पहलों के जरिए पूरा करेगा। इन पहलों में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपया बाय या सेल स्वैप नीलामी शामिल है। आइए हम पहले ये समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO है क्या। OMO के तहत RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर बढ़ती या घटती है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हाई पावर्ड मनी यानी H की आपूर्ति बढ़ाती है, जबकि उनकी बिक्री से हाई पावर्ड मनी की समान मात्रा में आपूर्ति कम हो जाती है। हाई पावर्ड मनी वास्तव में वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा भंडार और जनता के पास मुद्रा यानी नोट और सिक्कों का योग है। अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया स्वैप नीलामी के बारे में जाने तो इसके तहत कोई बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचता है और स्वैप अवधि की समाप्ति पर समान मात्रा में डॉलर वापस खरीदने के लिए सहमत होता है। यह कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रत्येक बैंक अपनी स्वैप दर यानी फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट का उल्लेख करता है और सबसे कम दर की बोली लगाने वाले बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए ये जानते हैं कि बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। बैंकिंग प्रणाली में नवंबर 2024 से ही लिक्विडिटी की कमी पर चिंता जताई जा रही है। लिक्विडिटी की कमी की वजह जैसे करों का भुगतान करने के लिए बैंकों से धनराशि निकलना, बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में बिकवाली, विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप आदि है। ऐसे ही बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ने के भी कई फायदे हैं। इनमें से कुछ मुख्य फायदों में शामिल है ब्याज दरों में कटौती का लाभ आम कर्जदारों को भी प्राप्त होता है। RBI की मौद्रिक नीति का सही से क्रियान्वयन हो पाता है, आर्थिक समृद्धि को गति मिलती है आदि। अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के अन्य उपायों को देखें तो इनमें पहला है मात्रात्मक उपाय यानी क्वांटिटेटिव टूल्स, तरलता समायोजन सुविधा यानी रेपो एवं रिवर्स रेपो, नकद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR, बैंक दर आदि। अगला है गुणात्मक उपाय यानी क्वालिटेटिव टूल्स, क्रेडिट राशनिंग, नैतिक अनुनय यानी मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल,
यानी SCC, मार्जिन आवश्यकता आदि के माध्यम से बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सकता है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका को उजागर किया। हाल ही में नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन में ये बताया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रगति किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के कई पहलुओं को पुनर्परिभाषित कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी प्रमुख प्रगति सामने आई है। पहली है लंबे समय तक बने रहने वाला क्यूबिट कोहेरेंस, जो क्यूबिट को स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी, बेहतर क्यूबिट नियंत्रण और विश्वसनीयता, जो सटीकता को बढ़ाती है। और तीसरी, त्रुटि सुधार में प्रगति। उदाहरण के लिए सेल्फ चेकिंग प्रणाली के साथ गूगल ने विलो चिप लॉन्च की है। इसके साथ ही नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की है। ये भारत को फ्रंटियर टेक में अग्रणी बनाने के लिए एक एक्शन टैंक के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि फ्रंटियर टेक अत्याधुनिक और नई उभरती तकनीकों को कहते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका। पहली है क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा। इसे एक उदाहरण से समझें तो फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को तोड़ सकते हैं। इससे इंटरनेट सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग और संचार प्रणाली असुरक्षित हो सकती है। दूसरा, खुफिया जानकारी एकत्र करना। जटिल और विशाल डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता से सिग्नल इंटेलिजेंस में वृद्धि हो सकती है। इससे अत्यधिक प्रभावशाली इंटरसेप्शन और काउंटर इंटेलिजेंस संचालन संभव हो सकते हैं। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र में उपयोग, क्वांटम एल्गोरिदम लॉजिस्टिक्स, संसाधन आवंटन तथा युद्ध क्षेत्र रणनीति को और बेहतर एवं सटीक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम आधारित AI स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम के संचालन को बेहतर बना सकते हैं। और आखिरी है क्वांटम भू राजनीति। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रिम सफलताएं और प्रतिस्पर्धा भविष्य की वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता को निर्धारित करेगी। नीति आयोग ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। सबसे पहले निरंतर निगरानी और क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस, वैश्विक स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में प्रगति पर नजर रखने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रणालियों में खामियों का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC ट्रांजिशन प्लान, इसमें जोखिम के मामले में प्राथमिकता आधारित ट्रांजिशन और रोड मैप शामिल होना चाहिए। साथ ही प्रौद्योगिकी पहुंच समझौतों के तहत इस क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं इसका विस्तार करने वाले तौर तरीकों को तेजी से अपनाने के लिए द्विपक्षीय साझेदारियां की जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी। भारत सरकार 2022 से विविध उपायों के माध्यम से पूरे देश में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी LHDCP को लागू कर रही है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पशु स्वास्थ्य के समक्ष जोखिम को कम करना है। आइए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम LHDCP के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से पशुधन एवं कुक्कुट प्रजातियों के विविध रोगों के लिए रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसमें क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है। इसमें 3 घटक हैं: राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण LHNDC और पशु औषधि को शामिल किया गया है। पशु औषधि इस योजना में जोड़ा गया एक नया घटक है। इसका उद्देश्य PM किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से जेनरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। LHNDC के भी 3 उपघटक हैं, जिनमें पहला है गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी CADCP। इसके तहत किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 2 गंभीर बीमारियों को नियंत्रित करने और उन्मूलन के लिए कवर करने का प्रस्ताव है। ये 2 बीमारियां हैं पेस्ट डेस पेट्टिस रूमिनेंट्स व स्वाइन फीवर। दूसरा है मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई यानी ESVHD MVU, यह पशुधन स्वास्थ्य देखभाल की घर घर पहुंच की सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है। तीसरा है पशु रोगों की नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता यानी ASCAD, राज्य प्राथमिकता वाले विदेशी आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों को लक्षित करना, जिसमें लंपी स्किन डिजीज यानी LSD भी शामिल है। सरकार द्वारा पशुधन संवर्धन के लिए उठाए गए अन्य कदमों को देखें तो इनमें पहला है राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM। कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
इसके अलावा इस मिशन में पशुओं के आहार एवं चारे के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF, दुग्ध और मांस प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधता बढ़ाने में मदद करना। और आखिरी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी RGM, गोवंश की उत्पादकता बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। चलिए आज की अंतिम मुख्य खबर पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड TSMPL द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अब बात करें इस परियोजना की तो यह 91,000 करोड़ रुपए से अधिक की सेमीकंडक्टर परियोजना को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट्स प्रति माह यानी WSPM होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए इस परियोजना के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत समान आधार पर 50% वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन के तहत एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग है। चलिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए 76,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय भी निर्धारित किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इस मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग यानी ATMP या OSAT सुविधाएं स्थापित करने के लिए संशोधित योजना, साथ ही डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन DLI योजना आदि चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण पहले भी शुरू की हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना। इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में आने वाली चुनौतियों को कम करना है। व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करना है। चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में एक सशक्त फैबलेस चिप डिजाइन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए उद्योग अनुकूल श्रम बल तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे विजयानंद पटनायक जी के बारे में। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री विजयानंद पटनायक को उनकी जयंती पर याद किया। विजयानंद पटनायक जी के बारे में बात करें तो वे आधुनिक ओडिशा के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। उन्हें बीजू पटनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनके मुख्य योगदान देखिए तो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे भारतीय वायुसेना में पायलट थे। 1961 में वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने कलिंग फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना था। उन्होंने यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की भी स्थापना की थी। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने उन्हें भूमिपुत्र यानी सन ऑफ सॉइल की उपाधि से भी सम्मानित किया था। हम इनसे देशभक्ति, नेतृत्व, साहस आदि जैसे मुख्य मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज के संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जा रही नीतियां पार्थक्यवाद यानी आइसोलेशनिज्म का संकेत देती हैं। एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहार है। इसमें कोई राष्ट्र केवल अपने आंतरिक मामले में रुचि रखता है और अन्य देशों के मामले में राजनीतिक या आर्थिक रूप से उलझने से बचता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। असम के माजुली नदी द्वीप पर बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह से इस क्षेत्र में कृषि पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ में वृक्षों की गणना करने का निर्देश दिया। ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल स्मारक के चारों ओर लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित क्षेत्र है। इसका उद्देश्य प्रदूषण से ताजमहल को बेरंग होने से बचाना है।
एक्टिवेटेड कार्बन उद्योग चुनौतियों का सामना करते हुए अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। बढ़ती उत्पादन लागत, नारियल के खोल की घटती उपलब्धता आदि मुख्य चुनौतियां हैं। एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र अपनाने के साथ संपन्न हुआ। ये एक स्वैच्छिक घोषणा पत्र है। हाल ही में DRDO ने हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण किए। LCA तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन 4.5 पीढ़ी का बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। हाल ही में भारत ने व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लैटिनम मिश्र धातुओं पर आयात प्रतिबंध लगाए। यह एक चमकदार चांदी के समान धातु है। ये सोने और चांदी दोनों की तुलना में अधिक दुर्लभ है। जाने से पहले आपके समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।